वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो हम आपके साथ ये एक छोटी सी क्लास डिस्कस करेंगे, इसमें दिस बिलोंग्स टू पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और जो हम इसके एमसीक्यू कर रहे थे सेक्शन ए के जो 20 मार्क्स के कंपलसरी आते हैं, इसके हमने इससे पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लिए थे। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 6 से और जो उसके 10 तक हैं वो सवाल करेंगे। तो इससे पहली क्लास आपने मुझे लगता है देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसमें 1 to 5 तक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन 6 से शुरू करूंगा, ये वाला। ए कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कंपनी जो है एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी 4 अक्टूबर। इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी चीज ये और बता देना चाह रहा हूँ, जो लोग मान लो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। कि क्योंकि एमसीक्यू आते हैं घुमा फिरा के, और आप जो है वहाँ पे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो और आपने फॉर्मूले खाली रटे हुए हैं तो बहुत इट इज लाइकली कि वो सवाल गलत हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। तो जो लोग हमारे चैनल में पहले से जाए हैं वो तो जानते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो ये समझ लें कि हम कोई फॉर्मूला रटवाने का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ना हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई इस तरह से करते जाओ तो ऐसे हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि होता क्यों है कोई चीज। हम फॉर्मूले ड्राइव करके आपको सिखाते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जिससे कि अगर एग्जामिनर साहब कैसे भी क्वेश्चन को बना दें आप उसको कर ले जाएंगे। और आपने अगर ये सारी क्लासेस जो मैं एक अपलोड कर रहा हूँ अगर वो देख ली हैं तो निश्चित ही आप जो है 18 से 20 नंबर ही करेंगे। आप 18 नहीं करेंगे, 20 ही करेंगे अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं, क्योंकि ये सवाल रिपीट वही हो रहे हैं, केवल लैंग्वेज का टेस्ट है। तो शुरू करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है और ये डाटा दिया हुआ है बजटेड और एक्चुअल, जिसमें सेल यूनिट्स में दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 10 रुपए पर यूनिट। इसके अलावा फिक्स ओवरहेड बजटेड और एक्चुअल दिए हुए हैं। करना क्या है, सेल प्राइस वेरिएंस निकालना है। अप्रोच ऐसे करेंगे कि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम होता है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि आप एक पहले ओवरहेड की एक रिकवरी रेट निकालते हैं। मतलब आप क्या करते हैं कि आपके एक बजट बनाते हैं। ठीक है, आप क्या बनाते हैं सबसे पहले, तो बजट में क्या करते हैं आप ओवरहेड, एक बजटेड ओवरहेड अपने निकालते हैं। और फिर किसी अप्रोप्रिएट बेस पे, जैसे इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, जो कोई अप्रोप्रिएट बेस पे, इस पे हम क्या करते हैं रिकवरी करते हैं उसकी। ठीक है, बजटेड ओवरहेड की हम क्या करते हैं रिकवरी करते हैं। तो वो किसी अप्रोप्रिएट बेस पे कर लेते हैं, जैसे मशीन आवर हो गए, आपके लेबर आवर हो गए, या और कोई चीज है। अब यहाँ हमें करना क्या होता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का तो कोई झगड़ा नहीं है, तो प्रोडक्ट में सीधे चली जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराते हैं। प्रोडक्ट में क्या कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। किससे, स्टैंडर्ड जो हमने ओवरहेड निकाले थे उससे हम इसको एब्जॉर्ब कराते हैं, जिससे कि हम उसकी राइट कॉस्ट पता चल जाए। तो अब सबसे पहले जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल देखें तो आपको सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि उसका ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या है। ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या है पर यूनिट के हिसाब से, रिकवरी रेट क्या है पर यूनिट। तो आप यहाँ देखेंगे कि ओवरहेड हम कैसे रिकवर करेंगे। टोटल ओवरहेड ये है, आउटपुट सेल है बजटेड, तो आपके बजटेड पर यूनिट की रिकवरी का रेट क्या होगा। ठीक है, पर यूनिट में कितना एब्जॉर्ब कर रहे होंगे आप एक तरह से। तो आप देखो पर यूनिट आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको रादर ये लिखें कि ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब पर यूनिट। ठीक है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, आपके बजटेड ओवरहेड ये है 34,800 और इसमें हमने 8700 यूनिट बनाए हैं। तो इसका क्या रेट आएगा निकल के, इसका रेट आएगा साहब 4 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ₹4 पर यूनिट आएगा। मतलब हम जो ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे वो चार रुपए पर यूनिट के हिसाब से कर रहे होंगे। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था प्राइस वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस। तो सेल प्राइस वेरिएंस क्या होगा, बेसिकली सेल के प्राइस में जो वेरिएंस आया, सेल के प्राइस में जो वेरिएंस आएगा वो हमारा जो आएगा वो इस वजह से आएगा कि हमारे अगर कोई मार्जिन में दिक्कत आ रही होगी, हमारे जो हमने बजट मार्जिन हमने एक बजट का रखा होगा और जो हमारा एक्चुअल मार्जिन आया होगा, इन दोनों में फर्क की वजह से हमारा सेल का प्राइस का वेरिएंस आएगा। कैसे वेरिएंस आएगा, आप देखो, जो हमने यहाँ पे कोई एक अपना ये एक मार्जिन रखा होगा बजट, और जो ये एक्चुअल में हमारे साथ हुआ, उन दोनों में कुछ फर्क होगा, तो उसको हम निकालेंगे। वो सेल के टर्म में सेल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। बजटेड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन का फर्क निकालेंगे
और हम उसको एक्चुअल यूनिट के साथ गुणा कर देंगे तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिन निकालने पड़ेंगे। मार्जिन कौन से, बजटेड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन। और इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम एक्चुअल यूनिट से गुणा कर देंगे, एक्चुअल यूनिट से, तो हमारा प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। तो बजटेड मार्जिन आपके क्या होंगे, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो बजटेड मार्जिन क्या होंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस आपका ये रिकवरी वाला। तो आपके मैं बजटेड मार्जिन पर यूनिट निकालता हूँ, बजटेड मार्जिन पर यूनिट। सेल प्राइस आपका हो गया कितना जी, 26 रुपये। इसमें से क्या घटा दूं मैं, 10 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई और 4 रुपये आपका रिकवरी रेट, इसका ये वाला ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो कितना हुआ ये 16, ये आपका हो 12 रुपए। अब आपका अगर एक्चुअल मार्जिन क्या है, एक्चुअल मार्जिन में क्या है आपका 31 रुपए आपका ये है, 31 रुपए आपका ये सेल प्राइस है, 10 रुपए आपका इसमें से रिकवरी रेट है, और सॉरी 10 रुपए आपका ये वेरिएबल कॉस्ट है, और 4 रुपए आपका क्या है, 4 रुपए आपका क्या है, ये ओवरहेड आपने अब्जॉर्ब किए। तो ये कितना आएगा, 31 माइनस 10, 17 रुपए। तो एक्चुअल मार्जिन आपका आ गया 17 रुपए। तो अब आपके जो सेल प्राइस वेरिएंस होगा, सेल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट इनटू आपका जो क्या है एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल यूनिट आपने कितनी प्रोड्यूस की हैं, ये 8200। ये आपकी कितनी प्रोड्यूस की हैं, 8200। और एक्चुअल मार्जिन आपका कितना है, 17 रुपए। और बजटेड मार्जिन क्या है आपका, बजटेड मार्जिन है 12 रुपए। तो ये 5 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। तो 8200 इंटू 5 आपका कितना होगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया 41,000। तो ये क्या है, फेवरेबल है आपका सेल प्राइस वेरिएंस आपका। तो आंसर तो आपका हो गया डी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ इसमें, अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते ना, क्योंकि आपका जो ये वेरिएबल कॉस्ट सेम है और ओवरहेड रिकवरी भी सेम है, तो भी आ जाता है। अगर आप सवाल को देखें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, मतलब आपका इस केस में पर्टिकुलरली अगर ये वेरिएबल कॉस्ट अलग हुई तब ऐसा नहीं होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते थे 31 माइनस 26 इंटू 8200, तब भी आ जाता। तो मैंने इतनी ये कहानी आपको क्यों बताई, क्योंकि इससे आप समझ सकें कि अगर यहाँ मान लिया आपको वेरिएबल कॉस्ट सेम है और रिकवरी रेट, ये जो वाला ओवरहेड अब्जॉर्ब आपने किया होगा बजटेड के हिसाब से, वो तो सेम ही किया होगा। अब आपका एक सवाल ये उठ सकता है कि हमने यूनिट ये क्यों लिए हैं, ये यूनिट का जो एब्जॉर्ब रेट निकालने के लिए। देखो आप बजटेड के साथ ही कंपेयर करोगे, तो शुरू में आपने जो बजट बनाया होगा उसी के हिसाब से आप एब्जॉर्ब करोगे कॉस्ट को, ठीक है, तभी तो आपका वेरिएंस आएगा। तो बजटेड यूनिट के साथ तो हमेशा इसका वो निकालेंगे, और जब आपका ये वेरिएंस निकालने के लिए ये एक्चुअल यूनिट यूज करनी पड़ेंगी आपको सेल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए। वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड अंडर या ओवर रिकवर्ड। ये बताना है कि भाई ये अंडर रिकवर्ड है कि आपके ओवर रिकवर्ड है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से काफी सवाल आ रहे हैं आप देखो तो, और ये सिमिलर लेवल के सवाल हैं, कोई इनमें खास फर्क नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आती है तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी आप एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल देखें तो आप एक रिकवरी रेट ढूंढने की कोशिश करें। चलो इस सवाल को पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अंडर ऑफ ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। तो बजटेड ओवरहेड कितने हैं, 4,93,200। बजटेड मशीन आवर आपके ये 10,960। ठीक है, तो ये दोनों दिए हैं, इससे आपको रिकवरी रेट आराम से मिल जाएगा। एक्चुअल मशीन आवर इतने हैं और एक्चुअल ओवरहेड इतने हुए हैं। तो ये बताना है कि अंडर एब्जॉर्ब है कि ओवर एब्जॉर्ब है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी आप ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का देखें तो एक इसका आपका ओवरहेड रिकवरी रेट कुछ आएगा, ओवरहेड रिकवरी रेट कुछ आपको निकालना पड़ेगा। वो हमेशा बजटेड के साथ ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब बजट बनाते हैं तभी आपको डिसाइड कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपका ओवरहेड रिकवरी रेट आपका ये हो जाएगा आपका, ये मशीन आवर के यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, जो ये आपका कॉस्ट पूल है ये वाला, और इसको किसी अप्रोप्रिएट बेस पे हम इसको फिर इसका रेट निकाल देते हैं और फिर यूनिट में एब्जॉर्ब करा लेते हैं उसको, उसी बेस पे कि कितनी यूनिट उसने कंज्यूम की है पर्टिकुलरली। तो ये आपका बजटेड ओवरहेड आवर्स के हिसाब से आप ये निकाल लेंगे ये वाला रेट। तो आपका ये कितना आएगा, 4,93,200 डिवाइडेड बाई ये आपके बजटेड मशीन आवर क्या है, 10,960। तो आपका क्या रिकवरी रेट आएगा पर मशीन आवर, आपका रिकवरी रेट आएगा ये आपका 45 रुपए पर मशीन आवर, या पर आवर ही आप लिख लो। ठीक है, पर आवर आपका रेट आ जाएगा।
अब आपके एक्चुअल मशीन आवर इतने लगे हैं, ठीक है, एक्चुअल मशीन आवर इतने लगे हैं और एक्चुअल ओवरहेड इतने लगे हैं। तो बताओ एक्चुअल मशीन आवर के हिसाब से कितना हमारा आपके बजटेड ओवरहेड कितने होंगे एक्चुअल आवर्स के लिए, ठीक है। अगर आपका एक्चुअल एक्चुअल में आपने इतने घंटे यूज किए तो आपको कितने कितने रुपए का ओवरहेड आने चाहिए थे। भाई हमने अगर 10,493 घंटे मशीन चलाई तो हमारा रेट के हिसाब से इतना पैसा आना चाहिए था, इसको 45 से गुणा करो तो ये आपका आ गया 4,72,185, ठीक है, ये आपके आ गए। लेकिन हुए कितने खर्च, हुए तो 5,14,157। भाई एक्चुअल में आपके इतने हुए और बजट के हिसाब से आपके इतने होने चाहिए। तो एब्जॉर्ब आपने कितने किए होंगे, एब्जॉर्ब तो आपने बजट के हिसाब से कर लिए होंगे। भाई पहले आप क्या करते हो, बजट बनाते हो, उससे रिकवरी रेट निकालते हो और फिर एब्जॉर्ब करते चले जाते हो। तो हमें क्या निकालना है कि लेकिन एक्चुअल इतने एब्जॉर्ब हुए, तो बताओ ये अंडर एब्जॉर्ब हुए होंगे कि ओवर एब्जॉर्ब हुए होंगे। भाई हमें एब्जॉर्ब करने चाहिए थे इतने, हमने किए इतने, तो कम किए कि ज्यादा किए, हमने तो कम किए, मतलब अंडर एब्जॉर्ब किए। कितने अंडर एब्जॉर्ब हो गए, तो आपका ये आ जाएगा आपका डिफरेंस 5,14,157 माइनस 4,72,185, 41,972, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये डी वाला, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मैं आपको दोबारा एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि प्रोसेस हम कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोसेस हम ऐसे करते हैं इसको एब्जॉर्प्शन का कि हम सबसे पहले एक बजट बनाते हैं, ठीक है। बजट में हम क्या करते हैं, बजटेड ओवरहेड रुपए में निकाल देते हैं और फिर उसका कोई अप्रोप्रिएट नीचे बेस ढूंढ लेते हैं, जैसे मशीन आवर, ठीक है, लेबर आवर, ठीक है, उतना ढूंढ लेते हैं। तो उससे एक रेट आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, रेट आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ आया था 45 रुपए पर घंटा, मान लो है 45 रुपए पर आवर आया था। अब जो जितनी प्रोडक्ट यूज करता है उसको हम एब्जॉर्ब कराते जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इस सवाल में तो वहां तक की बात ही नहीं करा, उस सवाल में तो ये बात करा कि हमने अगर इतने घंटे यूज किए और हमने इस रेट से उसको एब्जॉर्ब कराए होंगे, ठीक है, और एक्चुअल में इतने आए तो हमने इतने एब्जॉर्ब कराए होंगे प्रोडक्ट में और होने इतने चाहिए थे। हमने कितने कराए, 10,493 इंटू 45, हमने तो ये कराए, हमने कराए कितने, 4,72,185 कराए। पर हमें कराने कितने चाहिए थे, हुए कितने हमारे, हुए तो ये, तो हमने कम कराए कि ज्यादा कराए, हमने कम कराए, हमें इतने कराने, एक्चुअल में हमारे इतने हुए, तो अंडर एब्जॉर्ब हो गए। इन दोनों का डिफरेंस ही ये अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अब आपका ये नेक्स्ट सवाल है 8वां, ये आपका है बैक फ्लश अकाउंटिंग और जिट सिस्टम से। तो जिट सिस्टम मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। जिट सिस्टम जो होता है जस्ट इन टाइम इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है, एक मार्केट ड्रिवन सिस्टम होता है। ये ऐसा मानता है कि जब मार्केट में डिमांड आती है तभी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ऐसे बना के इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं करते। इसका मतलब इन्वेंट्री आइडियली जीरो होती है, ठीक है, इन्वेंट्री आइडियली जीरो होती है। वो बैक फ्लश अकाउंटिंग क्या मानता है, बैक फ्लश अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कहता है कि हम जब प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, जब प्रोडक्ट जो है बन के मतलब एक तरह से फिनिश हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, जब हम आपका अकाउंटिंग करेंगे। हम ऐसे अकाउंटिंग नहीं करेंगे कि हम जो है आपकी हर एक लेवल पे जैसे मटेरियल आया तब एंट्री करेंगे। देखो ट्रेडिशनली आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जैसे मान लो मटेरियल अकाउंट बनाते हो, हैं, मटेरियल अकाउंट बनाते हो सबसे पहले आप, हैं, जब कोई मटेरियल आता है तो उसको, कोई मटेरियल आया तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, मटेरियल को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। फिर उसको आप जब यूज करते हो तो इसको यहाँ क्रेडिट करते हो, ये कहाँ जाता है, WIP में। जब यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस आपका ओपनिंग में आता है WIP में, फिर आप इसको क्या करते हो, जब इसको यहाँ से आगे कहाँ ले जाते हो, अब आप क्या ले जाते हो, फिनिश गुड में ले जाते हो आप, हैं। फिनिश गुड में जब आपका ये WIP आ गया तो फिर ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग बन जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग को आप फिर इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड वाले अकाउंट में ले जाते हो, तो ये यहाँ चला जाता है ऐसे। अब हम क्या करते हैं, आइडियली क्या मानता है जिट सिस्टम, ये मानता है कि हम कोई सामान जब बनाते हैं जब जरूरत होती है, हम ऐसे बना के नहीं रखते। और बैक फ्लैशिंग कहता है कि हम ये अकाउंटिंग सारी नहीं करते, हम केवल यहाँ अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल वाली। और फिर अगर यहाँ इन दोनों में कोई डिफरेंस आता तो हम इसके पीछे एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ये कहती हैं। तो
आपका जिट सिस्टम क्या कहता है कि आपकी इन्वेंट्री है ही नहीं, ठीक है। और बैक फ्लश क्या कहता है कि क्योंकि लेकिन आइडियली होता क्या है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपका शिपिंग में पड़ा होगा, जो मान ली ये क्या कहता है जब सेल हुआ तब करना है, वो नहीं। आप देखो कि आप इवन आपके कुछ यहाँ हो सकता है कि ट्रक में लोड हो रहे हो कुछ सामान, वो फिनिश गुड तो है लेकिन वो सेल तो नहीं हो पाए, ठीक है। तो यहाँ फिनिश गुड अकाउंट तो बनेगा थोड़ा बहुत, और कुछ हमेशा फैक्ट्री में प्रोसेस होते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे एक साथ बनेंगे फिर सारे एक साथ कस्टमर खरीद लेगा, थोड़ा सा तो रहता है। तो ये यहाँ जो डिफरेंस आता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल और जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम यहाँ एंट्री कर देते हैं, ठीक है। हम बनाते इनिशियली ये अकाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड सेल का, तो इसी को बैक फ्लश कहते हैं। बैक फ्लश का मतलब आप समझे? बैक फ्लश का मतलब है कि हम डायरेक्टली जो एंट्री करते हैं, हम डायरेक्टली एंट्री करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही हम सारी एंट्री करते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे आपका आता है, अब ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल अकाउंट है। जब आप इसको कस्टमर को यहाँ बिक जाता है, तो क्या होता है कि उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ अगर बैलेंस है, ठीक है, यहाँ जब ये बिकता है और यहाँ कुछ अगर बैलेंस है इस साइड में, तो ये बैलेंस है तो कुछ रीजन होगा, उसको फिर हम बैक फ्लश करते हैं, ठीक है। बैक फ्लश तो ये कहाँ जाएगा, इसका डिफरेंस हमें ढूंढने पड़ेंगे, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका फिनिश गुड में। फिनिश गुड में क्यों जाएगा, क्योंकि कुछ हो सकता है फिनिश गुड में पड़े हों, जैसे मान लो आपने यहाँ ये फैक्ट्री में बनाए सामान, ये फैक्ट्री में सामान बनाए, तो ये शिपिंग में जा रहा होगा, यहाँ ये फिनिश है लेकिन अभी बिका नहीं, और फिर कुछ कस्टमर के साथ चला गया, तो ये वाला बिक गया, उससे पहले कुछ यहाँ फैक्ट्री में बन भी रहा होगा। तो अगर यहाँ में और यहाँ में कोई डिफरेंस आता है इस तरह का दोनों साइड में, तो फिर उसको हम WIP में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जब करते हैं जब इनमें डिफरेंस आता है, तो इसी को बैक फ्लश कहते हैं, ठीक है। ये चीज बैक फ्लश होती है, मतलब पीछे की तरफ को फ्लश होती है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई। तो अब इस सवाल को कर लेते हैं कि क्या क्या ये कहना चाहता है। तो आप ये मानिए छोटे तौर पे कि हम बैक फ्लश में मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो आपका एंट्री करते हैं, तो इट डू नॉट यूज रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट कंट्रोल, बिल्कुल नहीं बनाएगा मटेरियल का, जो है मटेरियल उसको आता है जाता है उसका, वो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो तो बैक फ्लश और ये जिट यूज कर रहा है, इन्वेंट्री है ही नहीं उसके पास। ड्यूरिंग द मई 8,000 हमने बनाई थी और 8,000 ही हमने बेच दी, ठीक है। 8,000 बनाई थी, 8,000 बेच दी, ये वाली। उसके बाद क्या है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए। 100 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, 45 रुपए का मटेरियल होता है। लेकिन मई में क्या किया, मई में 4,80,000 रुपए का कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड हुई। तो ये डेबिट बैलेंस बताना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो मैं तो आपसे यही कह रहा था कि भाई हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अकाउंट बनाते हैं। एंट्री यहाँ डाल दो, तो 45 इंटू 8,000, तो 3,60,000 आपका ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। फिर आपने जो कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है, ये कन्वर्जन कॉस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, कन्वर्जन कॉस्ट आपकी आ गई यहाँ पे 4,80,000, 4,80,000। तो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी आ गई 4,80,000। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी आंसर सीधे बता देगा वैसे तो आपको। तो आपका ये हो गया 8,40,000। तो आपका यहाँ कितना दिखाएगा, ये आपका 8,40,000, 8,40,000 दिखाएगा। तो आंसर आपका हो गया बी। लेकिन इसको और ढंग से भी आप कर सकते हैं। उसमें कैसे कैसे कर सकते हैं इसको अप्रोच दूसरे ढंग में। आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बन रहा था आपका, 800 यूनिट का 100 रुपए के हिसाब से, तो कितना बन रहा था, 8 लाख बन रहा था, ठीक है, 8 लाख बन रहा था आपने। इसमें आपकी अगर मटेरियल कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन रहा था। आपका मटेरियल कितने का होगा, 45 रुपए का, 45 रुपए पर यूनिट है ना, 45 पर यूनिट है। तो आपका ये बनेगा 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 8 लाख, ये है 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। तो ये है, लेकिन आपने कन्वर्जन कॉस्ट कितनी की है, तो ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आपकी हुई है 4,80,000, यानी कि आपने 4,80,000 माइनस 4,40,000 जो है ये आ गया। तो यानी कि आपने 40,000 जो है आपने ज्यादा खर्च किया है, ज्यादा अब्जॉर्ब कराया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो बैक फ्लश, और ये आप समझ गए होंगे कि बैक फ्लश क्यों कहते हैं इसको। इसमें पीछे की तरफ को फ्लश करते हैं, जो अगर कुछ बचता है वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या आपके फिनिश गुड में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ उसको उसको पीछे बैक फ्लश करके ले जाते हैं फिनिश गुड अकाउंट में, और अगर जरूरत पड़ी तो WIP अकाउंट में, ठीक है। अब आपका एक ये 9th सवाल है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट यूजिंग द कॉमन हैंडलिंग फैसिलिटी। ये कंपनी जो है कॉमन हैंडलिंग फैसिलिटी यूज करती है,
और ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है, 2 प्रोडक्ट बनाती है। द टोटल बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 60,000 रुपए है। तो आपकी बजटेड कॉस्ट कितनी है? 60,000 रुपए है। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है? 60,000 रुपए। ये प्रोडक्ट का डिटेल बता रही है कि प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई बनाए हैं, 30 यूनिट बनाई हैं। इसमें मूव जो हुए हैं 5 हुए हैं, इस वाले में मूव हुए हैं 15। और डायरेक्ट लेबर इन्होंने पर यूनिट यूज किए हैं 200 और ये 200। ठीक है। एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर क्या बताना? मटेरियल कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू द एक्स प्रोडक्ट पर यूनिट में बताना है कि एक्स को कितनी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने अब्जॉर्ब की मतलब कितनी आनी चाहिए उसमें। तो एबीसी में आपको पता होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है, या एबीसी का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट पूल बनाते हैं। कॉस्ट पूल इस केस में क्या है? कॉस्ट पूल इस केस में है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो हमारी। और फिर हम क्या करते हैं? इसमें कोई अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं। क्या बताते हैं? एक हम ढूंढते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिसके बेस पे हम उसको एब्जॉर्ब कराएंगे उसके यूज के बेस पे। तो इसमें आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मटेरियल मूव्स। तो मटेरियल मूव्स टोटल कितने हो गए आपके? 5 ये हैं और 15 ये हैं। तो मटेरियल मूव्स आपके कितने हो गए? 20। तो आप ये बताओ कि बजटेड कॉस्ट जो है पर मटेरियल मूव कितनी होगी साहब? पर मटेरियल मूव आपकी होगी 60,000 बटे 20। तो ये आपका हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 3,000 रुपए। 3,000 रुपए पर मटेरियल मूव। अब आप देखो कि इस प्रोडक्ट ने एक्स वाले की पूछ रहा है, एक्स वाले की पूछ रहा है। तो एक्स ने कितने यूज किए हैं? कितने मूव यूज किए हैं एक्स ने यूज किए हैं 5 मूव 30 यूनिट में। ठीक है। 5 मूव किए हैं 30 यूनिट में। आप ये बताइए कि आपका एक में ये कितना करेगा? एक यूनिट में कितना करना चाहिए भाई? आपने 30 यूनिट बनाए हैं, 30 यूनिट बनाए हैं और 5 मटेरियल मूव यूज किए हैं, और एक की कॉस्ट कितनी है? 3,000 रुपए। भाई आपने क्या किया? 30 प्रोडक्ट बनाए हैं, 5 मटेरियल मूव यूज किए हैं, और एक मटेरियल मूव की कॉस्ट कितनी है? 3,000 रुपए। तो मटेरियल मूव कितनी की कॉस्ट टोटल इसमें 30 प्रोडक्ट के लिए कितनी हो गई? 5 इंटू 3,000 यानी कि 15,000। ठीक है। 15,000 और 15,000 में हम कितनी यूनिट बना पाए? 30 यूनिट बना पाए। तो आपका क्या आ गया? ये कितना आपका पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ये किसकी? एक्स वाले की। तो आपकी कितनी आ गई? 500 रुपए आ जाएगी। ठीक है। तो आंसर आपका बी हो गया इस केस में। ठीक है। इसमें आपको पूल ढूंढना है, पूल को फिर आगे ये उसको एब्जॉर्ब कराना है उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। ये बहुत सुंदर सिस्टम होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब ये लास्ट सवाल है। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी सेट एट 1,500 रुपए फॉर ईच यूनिट एंड द सेल्स फॉर द कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड टू 500 यूनिट। ठीक है। ये प्रोडक्ट का प्राइस इन्होंने 1,500 रुपए बताया, और इसकी बजटेड जो एक्सपेक्टेड सेल है अभी वो अगले साल के लिए वो 500 यूनिट है। कंपनी क्या चाहती है? कंपनी रिक्वायर रिटर्न 15% इन कमिंग ईयर ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट पी। जो इन्होंने 15 लाख रुपए लगाए हुए हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे या जो भी है, कंपनी चाहती है इस पे 15 लाख पे हम रिटर्न मिले 15%। हमें क्या करना है? टारगेट कॉस्टिंग बनानी है। टारगेट कॉस्टिंग ये सवाल हमने आपको पहले भी एक जो आई थिंक मैंने जून 19 या दिसंबर 19 के किसी उसमें ये सेम सवाल था, बिल्कुल डिक्टो। देयर वाज नो सिंगल डिफरेंस इन एनी डिजिट और एनी लैंग्वेज। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप इनको ठीक से करेंगे तो ये सवाल हूबहू भी आ जाते हैं कई बार। तो आपने अगर मेरी ये वाली क्लास अगर आपने देखी होगी, मैंने इसकी पूरी क्लास भी डाली हुई है टारगेट कॉस्टिंग की, तो वो आप अगर पूरी डिटेल में समझने के लिए आप देख लीजिए। टारगेट कॉस्ट में हम क्या करते हैं? वैसे जो हमारी टारगेट कॉस्ट में क्या कॉन्सेप्ट होती है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है? आपका टारगेट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या फिर आप ये कहेंगे कि आपकी टारगेट कॉस्ट जो होती है वो सेलिंग प्राइस, या इसको कायदे में टारगेट सेलिंग प्राइस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ तो माइनस रह जाएगा, ये टारगेट प्रॉफिट। अब यहाँ आप देखो कि आपका इन्होंने बताया कि 500 यूनिट ये बनाएंगे, 1,500 रुपए प्राइस सेट है। सेट कर दिया ना, ये सेट फिक्स हो गया। तो सेट प्राइस जो आपका कितना हो गया? 1,500। टारगेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 1,500। और इसमें इन्हें क्या चाहिए? 500 यूनिट बनेंगी। कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टारगेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टारगेट प्रॉफिट निकलेगा कंपनी को कितना चाहिए? 15% अपने कैपिटल पे चाहिए। ठीक है। तो 15% कैपिटल में चाहिए अगले साल में। तो 15 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 15 लाख
इंटू 15%, ये चाहिए। तो पर यूनिट कितना होगा, हमारी बजट जो एक्सपेक्टेड में है 500, तो टारगेट प्रॉफिट तो ये हो गया। तो टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया, यूनिट आपका 2,25,000 डिवाइडेड बाई 500, 500 यूनिट बनाएंगे हम, तो ये आपका हो गया 500, तो ये आपका आएगा 450, ये आपका आएगा 450, ठीक है। तो टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट आएगा 450। तो आप टारगेट, आपकी टारगेट कॉस्ट क्या आएगी, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। तो ये आपका 1500 है टारगेट सेलिंग प्राइस, और 450 आपका ये टारगेट प्रॉफिट है। तो टारगेट कॉस्ट क्या आएगी आपकी 1050, 1050। तो दिस इज योर आंसर। तो विद दिस आई थिंक द मैंने आपको सारा करा दिया। तो मैंने अभी आपको ये MTP 1 पूरा करा दिया है, दिसंबर 19 का पूरे पेपर करा दिया है, जून 19 का करा दिया है। तो आप इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि मेरा यही मतलब है कि CMA स्टूडेंट ठीक से अपना स्कोर करें, पास हों, यही मेरी कोशिश है। और विद दिस आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई हेल्प है, कुछ है, तो आप मुझे बताइए। आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।